हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम है मनीषा, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। और हमारी रीजनिंग और एप्टीट्यूड का भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एई के हो जेई के हो, सारा कुछ कवर किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग एक एक लेक्चर अच्छे से देखें और उसका बेनिफिट उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों यारों लोग में भी शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए उन तक पहुंच सके। तो आइए आज का हम फर्स्ट क्लास देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में बच्चे डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन लूँगी, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि और क्या क्या डेटा है। प्लीज़ आप लोग एक शॉर्ट नोट बनाइएगा या फिर फॉर्मूला शीट बना करके क्वेश्चन को उस फॉर्मूले को वहाँ नोट करिएगा ताकि आपको रिवीजन टाइम में वो काम आए। तो आइए क्वेश्चन 1 हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 बोल रहा है हमारा, सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस सर्किट आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर। यानी कि यहाँ पर सेलेक्टिविटी की बात कर रहा है, रेजोनेंस की बात कर रहा है, और ये एक सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल एग्जाम की, तो मेरे सर्किट थ्योरी का भी यूट्यूब में क्लासेस अवेलेबल है, आप उसे देखकर उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए बोल रहा है इम्पीडेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है रिएक्टेंस, ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी बोल रहा है बैंडविड्थ। तो देखिए आंसर करना बहुत ही आसान है और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आंसर जानते हैं, बट इस छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टिविटी की बात कर रही है क्वेश्चन 1 में। सेलेक्टिविटी का मतलब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सेलेक्टिविटी एक्चुअली होता क्या है। सेलेक्टिविटी को हम क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सीरीज रेजोनेंस के केस में अलग, पैरेलल रेजोनेंस के केस में अलग, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। सेलेक्टिविटी का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सेलेक्ट करके उसके जो अदर फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्ट करना, उसे कहते हैं सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर सेलेक्टिविटी होता है जब आप पढ़ेंगे रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का बात की गई है, तो मैं आप लोगों को क्वालिटी फैक्टर का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है सीरीज पैरेलल के लिए वो लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वालिटी फैक्टर सीरीज सर्किट के लिए होता है 1/r √L/C। इसका डेरिवेशन होता है, देखिए प्रॉपर डेरिवेशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डेरिवेशन कराना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप बेसिक के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, QP = R √C/L। तो ये होता है सीरीज एंड पैरेलल। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है कि मैम इसको याद कैसे रखें क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप से दिख रहा है, आप सीरीज का याद रखिए 1/r √L/C, और इसको क्या करिए, r को 1/r से रिप्लेस कर दीजिए, l और c को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपका पैरेलल का क्वालिटी फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीरीज का होता है क्वालिटी फैक्टर, ये भी आप जानते हैं कि हमारा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है, देखिए ω/L/r होता है। ठीक है, होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चा? तो देखिए ω/L जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है 1/√LC। तो जब आप इस यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब आप लोगों का क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा, L/r है, ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/√LC। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर क्या निकला, देखिए 1/r √L/C। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। 2-3 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये नोट डाउन करिएगा। इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, और सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, पूरा रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है बच्चों की वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। चाहे वो आपको पूछा जाए कि रेजोनेंस क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, ये सब पे बात किया जाता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलेक्टिविटी की बात कर रही है तो मैंने थोड़ा सा क्वालिटी फैक्टर का आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। अब हमारा जो सेलेक्टिविटी है वो मेनली क्या होता है, करस्पॉन्ड करता है, रिलेशन बताता है बैंडविड्थ का। ठीक है, सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। और यहाँ पर बैंडविड्थ हमारा क्या है, BW है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैंडविड्थ से। ये एक्चुअली क्या होता है, ΔF = F2 - F1। F2 - F1 कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस ग्राफ। कुछ इस तरीके का होता है सीरीज के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है,
ये हो गया हमारा F2, ये हमारा हो गया F1। तो F2 क्या है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, F1 हमारा लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जब ये दो का डिफरेंस आप निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ, ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। ओके, समझ में आया। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है जिसे हम कहते हैं आई मैक्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, और यहाँ पर जो हमारा करंट होगा वो आई मैक्स अपॉन में √2 होता है। तो इतना मत जाइए, सिंपल रिलेशन होता है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू F0 अपॉन में क्वालिटी फैक्टर। और ये रिलेशन को आप कहीं पर भी फॉर्मूला शीट है उसको प्लीज नोट डाउन कर ले, ट्रिपल स्टार मार्क कर दें आप सभी लोग। इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है वैल्यू दे करके। अब जैसे कि सेलेक्टिविटी होता है क्वालिटी फैक्टर, तो ये 1 अपॉन क्या है, बैंडविड्थ है, मतलब इनवर्स रिलेशन है बैंडविड्थ का। जितना ज़्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना ही हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं बैंडविड्थ अगर ज़्यादा हुआ तो क्वालिटी फैक्टर होगा कम, और अगर बैंडविड्थ हमारा कम रहा तो हम कहेंगे क्वालिटी फैक्टर होगा ज़्यादा। तो इनवर्स का रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा क्या था कि हम लोग को कैसे कंपेयर किया जाता है सेलेक्टिविटी को। तो सेलेक्टिविटी को बैंडविड्थ के टर्म में कंपेयर किया जाता है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ और बहुत सारे डेरिवेशन है रेजोनेंस के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब आप लोगों के स्क्रीन में सेकेंड क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा और आप इसे सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश करें कि आप लोगों का आंसर क्या रहा है। और अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है डैश हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए आयंस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो बहुत ही सिंपल है इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। मोबिलिटी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितना जल्दी फास्टली मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो इसे कहते हैं मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव कर सकता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। समझ में आया बच्चा? अब लेकिन ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा सॉल्व, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाईएस्ट होती है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मोबिलिटी की यूनिट क्या है और ये कैसे डिपेंड करता है। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ डेटा नोट करते हैं। देखिए मोबिलिटी, मैंने ये कहा था आप लोगों को, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो किसी वेलोसिटी के साथ जब ये मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं वीडी। ठीक है, इसे हम कहते हैं वीडी और ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है हमारा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है, आपको पता ही है। और जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है वहां पर क्या होता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। करंट फ्लो होने लगता है, सपोज ये कोई अगर मान लीजिए हमारा कंडक्टर है जिसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा, सपोज करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर जब हम बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किए थे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके आसपास के एरिया में। जैसे आप मैग्नेट बचपन में देखते होंगे कि मैग्नेट के जब वो मैग्नेटाइज्ड होता था तो उसके आसपास का एरिया क्या हो जाता था, आसपास का एरिया भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता था, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा ये कंडक्टर्स है, करंट फिनोमेना है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप। और ये है कैसा? ये है हमारा मीटर पर सेकंड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारा E, ये होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर में, यानी कि वोल्टेज अपॉन में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यानी कि
1 मीटर में कितना वोल्टेज वहाँ पर डेवलप हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारा जो ये मोबिलिटी है जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं वो होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका वीडी का बच्चों हम यूनिट देखेंगे तो वीडी का यूनिट होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में, और अभी अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वोल्ट अपॉन में मीटर। तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन में मीटर। ये मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट होती है मोबिलिटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई यूनिट का क्वेश्चन आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों को। तो इसका होता है यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मोबिलिटी रहती है वो क्या होता है? टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन में आता है, कुछ ऐसा इक्वेशन को फॉलो करता है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए T हमारा टेम्परेचर है और म्यू हमारा मोबिलिटी है। तो ये कैसा इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी कम होगा, जब हम टेम्परेचर को बच्चे कम करेंगे तो मोबिलिटी होगा ज़्यादा, यानी कि इनवर्स रिलेशन को फॉलो करता है। तो ये सारा आपका डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। ऑप्शन बहुत ही करेक्ट, बहुत ही सिंपल था। इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट मोबिलिटी होती है, लेकिन इसका ये डिस्कशन थोड़ा सा और करना ज़रूरी था हमारे लिए। अब आ जाता है बच्चे 3rd नंबर क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर मैच करें कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। देखिए अगेन ये बहुत ही सिंपल है। 3rd क्वेश्चन बोल रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंडक्टर टेक प्लेस बाय। तो कंडक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन ए बोल रहा है प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी बोल रहा है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी बोल रहा है बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी बोल रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था सर्किट थ्योरी की क्लास में भी, और वैसे भी देखिए अगर हम इन जनरल देखते हैं तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंडक्शन में। तो इसका आंसर तो हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर ये हमारा कंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है, कंडक्टर है हमारा मान लीजिए, तो आपको मैंने बताया था सिल्वर हमारा एक बेस्ट कंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, बट क्योंकि वो महंगा होने की वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते अपने जनरल एप्लीकेशन में, तो इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। ये हो गया हमारा क्या? वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा कंडक्टर में, जैसे ही हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये होता है कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या होते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन करता है? हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वही जब आप बच्चा सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में फेनोमेना आता है इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स का। किसका? इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स का। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट वन। ये हो गया हमारा 3rd क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूरा डिस्कशन। ओके, तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से, और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमारा मास कितना होता है, हमारा चार्ज कितना होता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन और वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एग्जाम है और उसमें जिनर डायोड का क्वेश्चन ना पूछा जाए। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये जिनर डायोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे क्या पूछा है क्वेश्चन? अ जिनर डायोड इज इनवेरिएबली यूज्ड विथ। ठीक है, कैसे यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बोल रहा है रिवर्स बायसिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है फॉरवर्ड बायसिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग बोथ, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो जिसको भी आंसर पता है बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ और डिस्कशन होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसका आंसर क्या है? देखिए जिनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
लेकिन यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ज़ेनर डायोड के बारे में और भी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। ज़ेनर डायोड देखिए, अगर नॉर्मल डायोड का मैं सिंबल बोलूँ तो नॉर्मल डायोड हम आप लोगों को पता ही है हमारा ऐसा दिखता है, ये हो गया P और ये हो गया N। लेकिन ज़ेनर डायोड का सिंबल अगर आप लोगों से पूछता है, देख लीजिए, तो इस तरीके का कुछ सिंबल होता है। ठीक है, ये हमारा सिंबल हो गया ज़ेनर डायोड का। ज़ेनर डायोड का कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ये हैविली डोप्ड होता है, हैविली डोप्ड होता है या फिर हाईली डोप्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो डोपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, हैविली डोप्ड होता है ज़ेनर डायोड। और उसके बाद इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, एप्लीकेशन पूछता है मतलब ये क्या है, हमारा ज़ेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है इन द ब्रेकडाउन रीजन। तो ये ब्रेकडाउन रीजन में कैसा काम करता है, रिवर्स बायस की तरह काम करना शुरू कर देता है। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा था, ये वाला पॉइंट। थर्ड, ये कैसे काम करता है, देखिए, ये हम बोल सकते हैं एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है, या फिर इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज रेफरेंस डिवाइस भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा वो ये है कि हम ज़ेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कराते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की अगर आप लोगों को बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो आप कहेंगे ज़ेनर डायोड। और या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर भी कहते हैं। ओके, स्टेबलाइजर भी होता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है ज़ेनर डायोड का। और लास्ट पॉइंट ये है कि ये वर्क करता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप अपने कॉपी में नोट करिए। अगर ज़ेनर डायोड के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये सब पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया पूरा डिस्कशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब आता है आपके स्क्रीन पे 5th नंबर का क्वेश्चन जो आप सॉल्व करने वाले हैं। ट्राई करिए, तब तक मैं बोर्ड को रब कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आप लोग क्या करिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन रीड करने में। ओके, तो 5th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। और मैच द फॉलोइंग एक बढ़िया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मालूम होगा, सफिशिएंट नॉलेज होगा, तो आप मैच कर सकते हैं इजीली, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, पहला हमारा क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ बोल रहा है। तो ओम्स लॉ का रिलेशन आपको पता ही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर V इज इक्वल टू IR। तो ये रिलेशन क्या बताता है, वोल्टेज और करंट का। और इसमें कंडीशन होती है ओम्स लॉ में कि जितने भी फिजिकल कंडीशन है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ओम्स लॉ के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन कराया है, एक एक चीज़ बताया है कि ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उसका पॉइंट फॉर्म क्या है, मेरे सर्किट थ्योरी के क्लास में। तो प्लीज़ आप लोग उसे अच्छे तरीके से देखा करिए, यूट्यूब में है और अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज करंट रिलेशन करेक्ट है। तो ए का आप लोगों का हो जाएगा बच्चा 3, ए का 3 करेक्ट है। तो जिस ऑप्शन में अगर ऐसा दिया है उसको आप होल्ड करके रखें। सेकंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अपने में ही, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बच्चा हम हमेशा यूज करते हैं डीसी जनरेटर के लिए। मैंने क्या कहा, जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जो हमारा दायां हाथ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसको हम यूज करते हैं डीसी जनरेटर में। ठीक है, और जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रहेगा वो एप्लीकेबल होगा डीसी मोटर के केस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी के लिए 2 करेक्ट है, जनरेटर। फिर आता है हमारा ऑल्टरनेटर। तो ऑल्टरनेटर हमारा क्या होता है, एसी जनरेटर होता है और या फिर सिंक्रोनस जनरेटर होता है। तो सी के लिए ऑप्शन हो जाएगा 4। एंड कुलम्स लॉ, तो कुलम्स लॉ आप जानते ही हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, Q1 Q2 अपॉन में D स्क्वायर, ऐसा पढ़ते थे। तो ये है कैपेसिटर का। तो डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1, जिसमें भी होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करवाना चाहती हूँ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो बच्चा होता है वो एप्लीकेबल होता है डीसी जनरेटर के केस में,
ये बोलता क्या है, जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है तो ये हमारा है थंब, इसे हम थंब बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फोर फिंगर और इसे हम बोलेंगे मिडिल फिंगर। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये हमारा थंब है, ये हमारा है फोर फिंगर और ये हमारा है मिडिल फिंगर, बीच वाली हमारी उंगली है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री इनके बीच का, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल और आपस में ये इस दोनों का भी एंगल 90 डिग्री है। तो बोलेंगे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए ये हमारा थंब हो गया, ये हमारा हो गया फोर फिंगर और ये हमारा हो गया मिडिल फिंगर। ठीक है, आपस में ये कैसे हैं, आपस में ये 90 डिग्री पे हैं। ये हमारा हो जाएगा थंब और थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को ये शो करता है। अब जो हमारा देखिए फोर फिंगर है, हमारी ये वाली उंगली है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं। तो बेसिकली फाई या फिर बी को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा बीच वाली उंगली है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ठीक है, करंट को डायरेक्शन को बताता है, या आउटवर्ड है कि इनवर्ड है। ओके, समझ में आया। तो आउटवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर बोर्ड से निकल रहा है तो हम डॉट में शो करते हैं, और अगर इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द पेपर जा रहा है तो हम उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। सिमिलरली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, तो वो होता है डीसी मोटर के लिए, और यहाँ पर ये दोनों सेम रहेगा मोटर के लिए, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो इतना आप लोग को डिस्कशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए जो भी मैंने मैच कराया अभी आप लोगों को। ये हो गया पूरा 5 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। ओके, अब आ जाता है बच्चा हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं, आइए। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये हमारा है सॉरी स्ट्रेन गेज से रिलेटेड है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का ये पार्ट है, जब आप ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज कौन कौन से होते हैं इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो पहला बोल रहा है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेकंड बोल रहा है कंडक्टर स्ट्रेन गेज, थर्ड बोल रहा है कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। ऑप्शन भी आप लोगों को दिया हुआ है, ऑप्शन ए ओनली 2, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन 3 1 and 3, ऑप्शन डी ओनली 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन एलिमिनेट करने वाला आसान होता है, इससे घबराना नहीं चाहिए आप सभी लोगों को। देखिए स्ट्रेन गेज अगर मैं बोलूं तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेन गेज एक ऐसा डिवाइस है जो स्ट्रेन निकालने के, कैलकुलेट करने के काम आता है। स्ट्रेन मतलब ये, जब आप पढ़ते होंगे 11th 12th या फिर आपने कभी पढ़ा होगा फिजिक्स, वहां पर आप देखे होंगे स्ट्रेन का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई मटेरियल है, ये हमारा कोई वायर है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू खींच रही हूँ। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैंने खींचा, तो इसमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मेशन होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। पहले इतना था, अब ये इतना बड़ा हो गया, मतलब कुछ चेंज आया, लेंथ में चेंज आया, डायमीटर में भी चेंज आएगा। ऑफ कोर्स अगर हम इस तरफ खींचेंगे तो लेंथ तो इसकी बढ़ेगी, डायमीटर क्या होगा, कम होते जाएगा। तो स्ट्रेन का मतलब ये होता है, स्ट्रेन का मतलब ये होता है डेल एल, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ये होता है डेल एल अपॉन में एल होता है। मतलब एल हमारा ओरिजिनल लेंथ है बच्चा, और डेल एल क्या है, जो चेंज आ रहा है। तो हम कहेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ को हम कहते हैं स्ट्रेन गेज। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, इसे हम कहते हैं स्ट्रेन, एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं। अब हम लोग अगर नॉर्मल सा टाइप देखें तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज अवेलेबल होता है, और हमारा कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज अवेलेबल होता है, और कंडक्टर स्ट्रेन गेज नहीं होता है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल वगैरह का भी बना रहता है, और भी बहुत सारे टाइप के अपना स्ट्रेन गेज होते हैं। और ये स्ट्रेन गेज का एप्लीकेशन जब आप एसी ब्रिजेस पढ़ेंगे तो वहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह में भी लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा, तो आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है, सी आंसर आपका करेक्ट है। 1 and 3 मतलब सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज एंड कैपेसिटिव स्ट्रेन गेज। बट आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि स्ट्रेन क्या होता है, गेज फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो गेज फैक्टर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मूला आप अपने फॉर्मूले शीट में नोट डाउन कर लीजिए। गेज फैक्टर होता है डेल आर अपॉन में आर अपॉन डेल एल अपॉन में एल।
मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन में आप डेल एल अपॉन में एल करेंगे तो आपको मिलेगा गेज फैक्टर। तो स्ट्रेन गेज में मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को गेज फैक्टर निकालने का प्रॉब्लम दिया जाता है। अब अगर मैं बोलूँ डेल आर अपॉन में आर तो है, लेकिन यहाँ पर डेल एल अपॉन में एल क्या बच्चा, डेल एल अपॉन में एल हमारा स्ट्रेन है जिसे मैं एप्सिलॉन बोल रही हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, तो हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दिस द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आप लोगों को क्या क्या वैल्यू दे देगी, आप लोगों को डेल आर दे देगा, आर दे देगा, एप्सिलॉन दे देगा और गेज फैक्टर का फॉर्मूला पूछेगा। स्ट्रेन का अगर आप देखेंगे तो डेल एल अपॉन में एल है, मतलब लेंथ अपॉन में लेंथ है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके, समझ में आया। और ये गेज फैक्टर है तो डेफिनेटली सी बात है ये भी एक हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अब आ जाता है इसी में गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 + 2 सिग्मा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जब हम गेज फैक्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और हमारा फेनोमेना आता है पॉइजन रेशियो। क्या होता है हमारा पॉइजन रेशियो, तो ये सब आप पढ़े होंगे, बट फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉइजन रेशियो है, तो अगर मान लीजिए पॉइजन रेशियो हम लोगों को 2 दिया रहा तो गेज फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 × 2 5 हो जाएगा। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिग्मा की जगह रो भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो ये हमारा पॉइजन रेशियो है। तो ये 3-4 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है स्ट्रेन गेज के रिगार्डिंग। तो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से अब क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये देखिए जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा डेटा बेस्ड है। डेटाबेस हमारा क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत इसको याद रखना पड़ेगा वैल्यूज। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एन इंडक्शन मीटर कैन हैंडल अप टू, तो आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है 10 एम्पियर, आपका ऑप्शन है 20 एम्पियर, आपका ऑप्शन है 60 एम्पियर, आपका ऑप्शन है 100 एम्पियर। तो ये सारा क्वेश्चन डेटा बेस्ड होता है। इंडक्शन अगर मैं मीटर बोलूँ तो हमारे जो घरों में लगा रहता है एनर्जी मीटर, इंडक्शन एनर्जी मीटर, उसे हम कहते हैं, और उसका जो रेटिंग आती है हम बोलते हैं 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। तो उसकी क्षमता कितनी होती है, उसकी क्षमता होती है 100 एम्पियर तक वो हैंडल कर सकता है। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, इसमें आपको कुछ भी समझने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, समझ में आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो बच्चा बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेगर से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी अगर आप एग्जाम में देने जाएंगे, स्टेट एई जेई चाहे SSC जेई हो गया, आप लोगों से मेगर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट का अगर मैं बोलूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ मेगर कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन ए स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन बी ग्रेविटी कंट्रोल, ऑप्शन सी कॉइल एंड ऑप्शन डी एडी करंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। आंसर अगर मैं बोलूँ तो आंसर देखिए स्प्रिंग अपना कॉइल है, सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो जो हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये 8th नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए हमारा आंसर तो सी है। लेकिन मेगर के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर स्टेट एई जेई एग्जामिनेशंस। मैगर हम कहें वैसे तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए नो कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि 3 ऐसे डिवाइस हैं जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं प्रोवाइड किया जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो पहला है मैगर, दूसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर, और तीसरा हमारा है पावर फैक्टर मीटर, जिसमें हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको कॉइल लगाना पड़ेगा। ये हो गया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैगर में का जब आप देखेंगे तो हमारा स्पीड को हम रखते हैं, स्पीड इज कैप्ट एट 160 RPM। ठीक है, 160 RPM पे इसको हम रखते हैं, जो हमारा इसमें मशीन रहता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैगर क्या है। मैगर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पिछले जो सेट था उसमें कि जैसे कि लो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि लो रेजिस्टेंस को हम एक्यूरेटली कैसे मेजर करते हैं, तो उसका आंसर तो था केल्विन डबल ब्रिज मेथड। लेकिन उसके जो सोल्यूशन था उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था
कि लो रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए एंड हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेशन के, मेजर करने का। तो वहाँ पर मैंने ये 4 मेथड बताए थे हाई रेजिस्टेंस के लिए, कौन कौन से, मैगर, मेगा ओम, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तो ये 4 मेथड हैं जो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं जिसकी वैल्यू होती है हाई, और हाई मतलब मेगा ओम्स में हो सकता है। तो मैगर एक ऐसा ही डिवाइस है जो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और हाई रेजिस्टेंस होता किसमें है बच्चे? इंसुलेशन ऑफ केबल, जितने भी इंसुलेशन होते हैं केबल्स में, मोटर्स में, जनरेटर्स में, उसमें हमारा होता है हाई रेजिस्टेंस। उस सब को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैगर। तो बेसिकली ये क्या मेजर करता है? हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। और होता कैसे है? दैट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, मोटर्स, जनरेटर एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसमें अगर हम देखेंगे तो नो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड। ये वर्क करता है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर के प्रिंसिपल पे, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा मैगर है उसमें हम लोग का कौन सा डैम्पिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो हम इसमें यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, क्योंकि 3 टाइप से डैम्पिंग होता है हमारा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग। तो इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें हैंड ड्रिवन जनरेटर यूज किया जाता है, एंड इसमें हम लोगों को एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नो एक्सटर्नल सप्लाई इज रिक्वायर्ड। तो इतना पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए, आप लोगों को मैगर से पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप इसे कहीं पर भी अपने नोट पॉइंट में नोट डाउन कर ले। तो ये आप लोगों का सारा मैगर के से रिलेटेड डेटा है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉइल आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो 9th नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ज़्यादा डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है। 9th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर बाय मल्टीमीटर, यानी कि मल्टीमीटर से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हम मेजर नहीं कर सकते। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी वोल्टेज। तो जब कभी आप लैब में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मल्टीमीटर दिखता है, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, एक छोटा सा डिवाइस होता है। आजकल तो सारा डिजिटल में हो गया, नहीं तो पहले के ज़माने में एनालॉग भी होता था। तो जो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम करंट मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए एक अलग डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर, जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बच्चा आप लोगों को ये समझना है कि मल्टीमीटर से हम फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी मेजर बाई मल्टीमीटर। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आई थिंक सब लोगों से बन जाना चाहिए था ये। ओके, समझ में आया। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे, और 10th क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्लीज आप लोग इसे नोट करिए और इसका जवाब देने का कोशिश करिए, मैच करिए अपना आंसर और मेरा आंसर। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए 10th नंबर का। तो यहाँ पर देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन आसान है बहुत, लेकिन 1-2 डिस्कशन में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों से करना चाहूँगी। क्वेश्चन बोल रहा है डैश इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट एरर। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्री होता है एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस एरर से। ऑप्शन है हमारा ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन बी है हमारा मूविंग आयरन, ऑप्शन सी है हमारा मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप, एंड ऑप्शन डी है हमारा मूविंग कॉइल डायनामोमीटर टाइप। तो आंसर तो बहुत ही सिंपल है, और जितने भी स्टेट AEJE पेपर होते हैं बच्चा, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। तो इसे आप स्किप मत करके जाए, थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत याद करने वाली चीज़ होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन 10th बोलूँ तो 10th का आंसर देखिए बहुत ही सिंपल है। ए ऑप्शन हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है वो करेक्ट है। इट इज़ फ्री फ्रॉम हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। जब आप इसका पूरा वर्किंग पढ़ेंगे तब आप लोग को इसके ज़्यादा अच्छा अपना आइडिया होगा। बट क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को MCQs क्वेश्चन करवा रही हूँ तो ज़्यादा वर्किंग नहीं बताया जा सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदर ऑप्शन के रिगार्डिंग उसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।
तो एक ऑप्शन आप लोगों को होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट टाइप, इसका मतलब होता है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो जहां पर भी ये मूविंग कॉइल वाला कंसेप्ट दिखता है आप लोगों को, ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है किसके लिए, DC वैल्यू को मेजर करने के लिए। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से हम AC वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर DC वैल्यू। और DC वैल्यू को ही बच्चा हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, और जो भी देगा वो DC वैल्यू ही देगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग, इसका जो स्केल होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो होता है लीनियर स्केल होता है इसमें, ठीक है। और उसके और डैम्पिंग अगर हम देखेंगे तो एडी करंट डैम्पिंग यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड, ओके, एडी करंट डैम्पिंग यूज़ किया जाता है। स्केल हमारा लीनियर रहता है। जो टॉर्क इक्वेशन होता है, देखिए टॉर्क इक्वेशन इज इक्वल टू BINA होता है, और बिना करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसे हम बोलते हैं TD। तो यहाँ पर हमारा B क्या है, I क्या है, N क्या है, A क्या है, बिना। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, लिख लीजिए। I हमारा है करंट, N हमारा है नंबर ऑफ टर्न्स, और A हमारा है एरिया। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमारा जो केसी थीटा, जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो केसी थीटा होता है, स्प्रिंग कंट्रोल होता है, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल होता है। और हमारा जो AC है, केसी है, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, रिलेटेड टू PMMC है। बस आप लोगों को ये 3-4 बातें याद रखनी है। अगर इससे रिलेटेड कोई डेटा पूछता है तो डेफिनेटली आप लोगों से बन जाएगा। अब हमारा जो मूविंग आयरन वाला है, तो मूविंग आयरन इसका थोड़ा सा ऑपोजिट आप कर दीजिए। MI हमेशा क्या होता है, अपना AC वैल्यू देता है, RMS वैल्यू देता है, स्केल नॉन लीनियर होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करिए अच्छे तरीके से, आप लोग इसे नोट डाउन करिए अच्छे तरीके से। तो हमारा MI वाला मैंने बता दिया क्या है। MI वाला हमारा AC वैल्यू RMS वैल्यू मेजर करता है, स्केल हमारा नॉन लीनियर होता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन मैंने बता दिया, जैसे कि A ऑप्शन द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मशीन का क्वेश्चन नेक्स्ट 11th नंबर आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, डमी कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन द जनरेटर इन ऑर्डर टू, यानी कि जो हम जनरेटर में डमी कॉइल प्रोवाइड करते हैं बच्चा, वो किस कारण से लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बोल रहा है A ऑप्शन एनहेंस फ्लक्स डेंसिटी, ऑप्शन B एम्पलीफाई वोल्टेज, ऑप्शन C प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द मोटर, और ऑप्शन D रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका। अगर आंसर मैं बोलूँ तो देखते हैं क्यों, इसका रीज़न क्या है। आंसर तो बिल्कुल सिंपल, C ऑप्शन करेक्ट है, मैकेनिकल बैलेंस के लिए होता है। 11th नंबर का जो आंसर है वो C है, मैकेनिकल बैलेंस के लिए। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि डमी कॉइल होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है और कौन से वाइंडिंग में की जाती है। तो आप जब जनरेटर का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपने आर्मेचर वाइंडिंग देखा होगा। आर्मेचर वाइंडिंग हमारा 2 तरीके का होता है। एक तो होता है बच्चा लैप वाइंडिंग, और दूसरा हमारा होता है वेव वाइंडिंग। क्या होता है, लैप और वेव वाइंडिंग। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व ना करा करके आप लोगों को उससे इंपॉर्टेंट डेटा भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर लैप वाइंडिंग बोलेगा तो देखिए इसका एप्लीकेशन बताती हूँ। लैप वाइंडिंग को हम यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे वेल्डिंग मशीन में वाइंडिंग्स लगे रहते हैं वो लैप वाइंडिंग की तरह ही रहते हैं। तो जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा वाइंडिंग है। लेकिन इसका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैप वाइंडिंग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हाई करंट एंड लो वोल्टेज की, ठीक है। तो वेल्डिंग वगैरह में ऑफ कोर्स हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वेव वाइंडिंग वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई वोल्टेज एंड लो करंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैप वाइंडिंग में बच्चा क्या होता है, देखिए जो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है जिसे हम A से डिनोट करते हैं वो हमारा होता है P, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है। A हमारा क्या है, A हमारा पैरेलल पाथ है और P हमारा क्या है, P नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। तो ये हमारा A इक्वल टू P होता है, बट अगर हम जनरलाइज करेंगे इसको तो A इज इक्वल टू एक्चुअली ये M इंटू P होता है। M क्या है, हमारा इंटीजर है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा।
अगर हम m इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू देखिए p आएगा। m की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ठीक है, ये सिंप्लेक्स लैप है। अगर m इज इक्वल टू 2 आप लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2p आ जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 2 पोल का मशीन है कोई जिसमें 2 पोल हैं, तो अगर m लेंगे सिंप्लेक्स लैप के केस में तो आपका पैरेलल पाथ भी 2 आएगा। लेकिन अगर वो ड्यूप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स लैप में किया गया है, तो m की वैल्यू है 2 और हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए बताइए अगर 2 पोल का मशीन है तो उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे। तो बच्चा याद करके जाता है a इक्वल टू p और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है गलत। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है। फिर ट्रिप्लेक्स आ सकता है, फिर 4 वाला आ सकता है, सब कुछ हो सकता है। वेव वाइंडिंग में अगर देखूं तो जो नंबर हमारा पैरेलल पाथ होता है वो होता है 2, फिक्स होता है 2, ठीक है। अगर बच्चा मैं इसको जनरलाइज करूं तो a इज इक्वल टू हमारा होता है m, 2m होता है, क्या होता है हमारा 2m होता है। m अगेन यहाँ पर एक इंटीजर है 1 2 3 4। अगर मैं m इज इक्वल टू 1 लूँ तो ये हमारा a इक्वल टू 2 आएगा, इसे हम कहेंगे सिंप्लेक्स लैप। क्या कहेंगे हम, सिंप्लेक्स लैप। अगर m इज इक्वल टू 2 हुआ तो a इज इक्वल टू हमारा 4 हुआ और लैप नहीं सॉरी वेव, और इसे हम कहेंगे ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गया, समझ में आया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है देखिए कि इसमें हमारा क्या होता है, देखिए लैप वाइंडिंग में जैसे कि हम देख रहे हैं पैरेलल पाथ तो हमारा बढ़ रहा है। पैरेलल पाथ जितना ही बढ़ेगा, मान लीजिए ये हमारा पैरेलल पाथ है बहुत सारे, तो इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट तो सारे बढ़ेंगे ही। तो इसी सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करने के लिए, कम करने के लिए, वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए या फिर इक्वलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वलाइजर रिंग, ठीक है। इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं हम लोग, लैप वाइंडिंग में, ताकि वोल्टेज इक्वलाइज हो सके और जो सर्कुलेटिंग करंट था वो कम हो सके। लेकिन यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल पाथ कम होंगे, इक्वल टू 2, 2 ही पैरेलल पाथ है, ज़्यादा इसमें सर्कुलेटिंग करंट नहीं आएगा। अब हमारा जो वेव वाइंडिंग होता है, देखिए हमारा वेव वाइंडिंग होता है इनकम्प्लीट वाइंडिंग। क्या होता है, इनकम्प्लीट वाइंडिंग। तो इस इनकम्प्लीट वाइंडिंग को जो स्लॉट्स खाली रहते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम डमी कॉइल को इंसर्ट करते हैं, डमी कॉइल को वहाँ इंसर्ट करते हैं ताकि वो मैकेनिकली बैलेंस हो। लेकिन ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता, देखिए किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता डमी कॉइल का, सिर्फ ये मैकेनिकल बैलेंस प्रोवाइड करता है जो खाली वाले स्लॉट्स है इनकम्प्लीट उसको फिल करने के लिए। जबकि ये पूरा कंप्लीट वाइंडिंग है तो इसमें डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो नो डमी कॉइल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट हमारी किस में होती है, वेव वाइंडिंग में होती है। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने किया वाइंडिंग के रिगार्डिंग, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी इसके रिगार्डिंग भी आप लोगों से इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो बच्चा ये पूरा हुआ हमारा 11th क्वेश्चन का डिस्कशन, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि डमी कॉइल हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आप बोलेंगे मैकेनिकल बैलेंस को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाता है आप लोगों के स्क्रीन में 12th नंबर का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे सॉल्व करके बताएं। 12th नंबर का देखिए क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है। मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आप अपना आंसर मैच करें मेरे आंसर से सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन बोल रहा है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर इज 600 वोल्ट। क्या है हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड 600 वोल्ट दिया गया है, एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर देन द टर्मिनल वोल्टेज वुड बी। तो ऑप्शन है आपका 640 वोल्ट, ऑप्शन बी 620 वोल्ट, ऑप्शन सी 600 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 580 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से इससे आसान कोई आपका क्वेश्चन हो नहीं सकता था। इसमें आप लोगों को जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो दे रहा है बच्चा 600 वोल्ट दे रहा है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑलरेडी आप लोगों को 0.1 गिवन है, आर्मेचर करंट आप लोगों को गिवन है 200 एम्पियर, ठीक है, 200 एम्पियर गिवन है। तो आप लोगों को ये अगर मान लीजिए डीसी शंट जनरेटर होता तो जनरेटर का इक्वेशन हम लोगों को वैसे भी मालूम है, Eg इज इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। मतलब टर्मिनल वोल्टेज में जब हम आई ए आर ए ड्रॉप को ऐड करेंगे तब आप लोगों को मिलेगा आर्मेचर वोल्टेज या फिर ईएमएफ जनरेटेड। यहाँ पर अगर हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप दिया रहता तो उसको हम वोल्टेज ड्रॉप को भी ऐड कर देते, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन में इग्नोर करेंगे। अदरवाइज आप लोगों को 1 वोल्ट
पर ब्रश दिया रहेगा तो आप लोगों को 1 नहीं 2 करना है, क्योंकि हमारा टोटल 2 वोल्ट कंसिडर करेंगे। तो जब ये दिया रहेगा क्वेश्चन में तब की बात है, अभी नहीं दिया तो इग्नोर कर दीजिए। ईजी आप लोगों को दिया है 600 वोल्ट, वीटी आपको कैलकुलेट करना है, आइए आपको दिया है 200 इंटू रेजिस्टेंस दिया है 0.1, सॉल्व कर ले, 1 0 यहाँ आएगा कट करके, वीटी इज इक्वल टू 600 में से 20 गया तो वीटी आप लोगों को बच्चा कितना आएगा 580 वोल्ट्स आएगा, एंड दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन डी आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो डी आप मार्क कर लीजिए और आप चेक करिए कि आप इस इक्वेशन को सही लिखें और आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है बच्चा, तो आगे मूव कर लेते हैं हम लोग। 12th नंबर का क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में आ गया होगा। सॉल्व करके आप लोग आंसर मैच करने की कोशिश करें कि आपने जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ 30 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये भी सिंपल है, 30 नंबर का क्वेश्चन भी अगेन मशीन से आया हुआ है। बोल रहा है द कम्यूटेटर सेगमेंट आर कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर्स बाय, तो जो हमारा कम्यूटेटर रहता है वो आर्मेचर कंडक्टर से कैसे कनेक्टेड रहता है। सो बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन ए कॉपर लग्स, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस वायर, ऑप्शन सी इंसुलेशन पैड्स, ऑप्शन डी ब्रेजिंग। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कॉपर लग्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है आर्मेचर कंडक्टर से। लेकिन कम्यूटेटर के बारे में आप लोगों को 1-2 बातें जाननी चाहिए। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारा कम्यूटेटर रहता है, जब आप आर्मेचर देखेंगे तो वहां पर हमारा कम्यूटेटर बना रहता है और ये होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का रहता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का रहता है। सेकेंड, ये हमारा क्या है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, यही हमारा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारे जनरेटर में। और सेकंड देखिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है और एक्सटर्नल में भेजता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बताना चाह रही हूँ बच्चा वो ये है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि बताइए जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है और मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या रहता है। तो जनरेटर में जो कम्यूटेटर है बच्चा वो एक्ट करता है, एक्ट एज अ रेक्टिफायर की तरह काम करता है, और यानी कि रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। मोटर में जो कम्यूटेटर का काम है वो इसके ऑपोजिट करता है, एक्ट एज एन इन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या है, रेक्टिफायर के जैसे है, मोटर का काम कैसे है, इन्वर्टर के जैसे है। तो प्लीज़ आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और स्पेशल पॉइंट है ये, इसे नोट डाउन अपने मेन इंपॉर्टेंट नोट्स में शामिल कर लीजिए। फिर आता है हमारा 14th नंबर का क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, फटाफट से आंसर देखिए करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी बच्चे कि प्लीज़ आप लोग अगर यूट्यूब वगैरह में देखते हैं तो उसे शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप सभी लोगों के लिए नए नए कंटेंट और नए नए लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए। और जवाब दिया करिए, एक इंटरैक्टिव सेशन आप लोग रखा करिए ताकि मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में और आप लोगों को भी मज़ा आए पढ़ने में। तो आइए 14 नंबर का क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। बोल रहे हैं क्वेश्चन में, टू डिटरमाइन दी नो लोड लॉसेस इन डीसी मोटर डैश टेस्ट इज परफॉर्म्ड, यानी कि नो लोड लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए कौन से टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है डीसी मोटर में। तो जब आप देखेंगे डीसी मोटर का टेस्टिंग मेथड तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ब्रेक टेस्ट होता है, हॉपकिंसन टेस्ट होता है, रिटार्डेशन टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट होता है, स्वेनबर्न टेस्ट होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नो लोड लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल है, स्वेनबर्न टेस्ट किया जाता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो 14th नंबर का क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए कि स्वेनबर्न जो टेस्ट है वो क्या है, एक तो इनडायरेक्ट मेथड है, और ये कैलकुलेट करने के लिए किसका होता है, नो लोड लॉसेस के लिए कैलकुलेट करने के काम आता है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि नो लोड लॉस कैलकुलेट करने के लिए होता है बच्चा, तो ये हमारा देखिए मेनली शंट मोटर के लिए होता है, डीसी शंट मोटर के लिए होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये एप्लीकेबल होता है शंट मोटर के लिए।
बट नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टेस्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म टू अ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में हम इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चा? क्योंकि देखिए हम एक डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नो लोड पे चलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेंजरसली हाई स्पीड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मोटर डैमेज हो सकता है। तो कभी भी एक डीसी सीरीज मोटर को हम नो लोड की कंडीशन में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि डेंजरसली हाई स्पीड हो जाने की वजह से वो खराब होने का चांसेस है। तो इसीलिए ये टेस्टिंग जो हमारा था वो एप्लीकेबल नहीं होता है डीसी सीरीज मोटर के केस में। तो ये सब डेटा आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हमारा 15th नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अभी दूंगी। 15 नंबर का क्वेश्चन बताइए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा, देखिए फिर से मशीन का क्वेश्चन है ये, स्पीड कंट्रोल बाय द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स इन अ डीसी शंट मोटर विल गिव। तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन बोल रहा है आप लोगों को कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, ऑप्शन बी बोल रहा है वेरिएबल टॉर्क ड्राइव, ऑप्शन सी बोल रहा है कांस्टेंट पावर ड्राइव, ऑप्शन डी बोल रहा है वेरिएबल पावर ड्राइव। तो इसके लिए देखिए आंसर बहुत ही सिंपल है, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। क्या है? कांस्टेंट पावर ड्राइव। बट हमेशा आप लोगों को आंसर रट लेना ये अच्छी बात नहीं होती है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ ताकि स्पीड के कंट्रोल के रिगार्डिंग बच्चा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन आए वो इजीली आप लोगों से बन जाए। तो हम देखिए स्पीड कंट्रोल जो करते हैं डीसी शंट मोटर का, स्पीड हम जो करते हैं डीसी शंट मोटर का, यहाँ मैं डीसी शंट की बात कर रही हूँ, सीरीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड होता है नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पहला होता है देखिए फ्लक्स कंट्रोल, जो आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी को हम बोलते हैं, इसको स्लैश डाल के लिखिए, फील्ड रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स वीकनिंग मेथड, वीकनिंग मेथड या फिर फील्ड वीकनिंग मेथड। तो इसी ये एक ही नाम है सबका। सेकंड हम बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। एंड थर्ड हमारा होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हम कंट्रोल करते हैं, रेजिस्टेंस को इंसर्ट करके आर्मेचर के सीरीज में, तो इसे कहते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, और ये हमारा है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो ये 3 मेथड होते हैं स्पीड कंट्रोल करने का। अब जो आप लोगों के सामने मैं ये ग्राफ बना रही हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ दैट यू शुड रिमेंबर एज फार योर एग्जाम इज कंसर्न। तो इस हमारे जो वाई एक्सिस में है वो हमारा क्या है, पावर और टॉर्क के बीच में है, और हमारा ये क्या है, ये स्पीड के बीच में है। मतलब इस तरफ स्पीड है और इस तरफ हम दोनों एक ही एक्सिस में 2 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा। ये जो हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है इसे हम कहते हैं बेस स्पीड, ठीक है। बेस स्पीड आपके मोटर में मेंशन रहता है, ये एक रेटेड स्पीड होता है। और इसके अगर आप इधर गए तो अबव बेस स्पीड कहलाएगा, इस तरफ गए तो आप बिलो बेस स्पीड में जाएंगे। तो देखिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड कंट्रोल मेथड्स को पूरा रीड करके, तो आप लोगों को ये 2 ग्राफ दिखेगा, एक तो ये, फिर ये ऐसा गया, यानी कि यहाँ लीनियर है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ये एग्जैक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ पर ऐसे इनवर्स का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि टॉर्क कॉन्स्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है पावर। इस रीजन में हमारा P कॉन्स्टेंट है एंड T हमारा क्या है बच्चा, वेरिएबल। T मतलब टॉर्क, टाइम नहीं है। तो जो ये 2 मेथड रहता है, ये मैं रब कर दे रही हूँ देखिए यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारा जो मेथड है तीनों, ये जो 2 मेथड है यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ, बिलो बेस स्पीड में, बिलो बेस स्पीड में जो मेथड आता है आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर वोल्टेज का, मतलब ये आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बिलो बेस स्पीड के लिए हम आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूज करेंगे स्पीड कंट्रोल का। लेकिन जैसे ही हम अबव बेस स्पीड गए, ये फ्लक्स मेथड या फिर जिसे हम बोलते हैं फील्ड वीकनिंग मेथड, ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो इसी क्वेश्चन में आप लोगों का सी ऑप्शन है, क्या है देखिए, फ्लक्स मेथड किसके लिए होता है, कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए होता है, जहां पर टी वेरिएबल होता है। तो किसी एक क्वांटिटी को वेरिएबल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है, ठीक है।
ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो किसी ना किसी एक क्वांटिटी को आप लोगों को ये होना पड़ेगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को जो रिलेशन ये आएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे, वो ये पूछ सकता है कि भाई बताइए अबव बेस स्पीड कौन सा मेथड होता है, बिलो बेस स्पीड कौन सा मेथड होता है, कांस्टेंट टॉर्क में कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, कांस्टेंट पावर में कौन कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। तो ये बस आप डायग्राम याद करके जाइए, आप लोगों से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 15th का हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन हम 16th देख लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग क्रॉस वेरीफाई करिए आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ। तो 16th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सा मोटर यूज किया जाता है। और जब आप कभी इंटरव्यू दिलाने जाएंगे बच्चा, तो आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मोटर किसका अप्लाई कहाँ पर एप्लीकेबल है, या फिर एप्लीकेशन पूछता है जनरेटर और मोटर का। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी बोल रहा है शंट मोटर, ऑप्शन सी बोल रहा है इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी बोल रहा है इधर सीरीज और शंट मोटर। तो इसका आंसर देखिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, शंट मोटर। बहुत ही सिंपल है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 16th नंबर का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डीसी शंट मोटर। तो इसके कुछ खास बात हम लोग लिख लेते हैं। खास बात ये होता है डीसी शंट मोटर में कि इसकी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड होता है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मोटर है जो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है, तो हम कहेंगे डीसी शंट मोटर। अगर ऐसा है कि कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है, तो जहाँ जहाँ पर भी जिस एप्लीकेशन में हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी कांस्टेंट स्पीड की, हम कह सकते हैं डीसी शंट मोटर वहाँ पर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल पंप जो आप लोगों के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, उसके बाद हमारा हो गया मशीन टूल्स वगैरह में होता है काम इसका, और आता है हमारा लेथ मशीन वगैरह में भी होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर हम डीसी शंट मोटर लगा सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ये नोट करिए। उसके बाद अदर ऑप्शन देखिए, अदर ऑप्शन क्या है हमारा, सीरीज मोटर है। तो एक बार फटाफट से सीरीज और कंपाउंड का आप एप्लीकेशन देख लीजिए। सीरीज मोटर का अगर मैं एप्लीकेशन बोलूँ, सीरीज मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। डीसी सीरीज मोटर का अगर मैं सबसे खास बात बोलूँ या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ, तो इसका ये होता है कि अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है कहीं पर भी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क देता है ये डीसी सीरीज मोटर, जिसकी वजह से ये यूज़ होता है ट्रैक्शन में। ठीक है, रेलवे वगैरह में जो मोटर्स लगते हैं ट्रैक्शन में, उसमें होता है यूज़। उसके अलावा जो हमारे हॉइस्ट्स हैं, ठीक है, हॉइस्ट हैं, जो हमारे क्रेन्स हैं, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क रिक्वायरमेंट हाई लगता है, लोकोमोटिव है, वहाँ पर इन सब का यूज़ किया जाता है डीसी सीरीज मोटर का। तो इसका ये एप्लीकेशन है, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें। फिर लास्ट आता है हमारा डीसी कंपाउंड मोटर का, डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर बच्चे ऐसे जगह पे यूज़ होता है जहाँ पर इंटरमिटेंट लोडिंग की रिक्वायरमेंट है। इंटरमिटेंट लोडिंग का मतलब क्या है कि रुक रुक के लोड की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखना है कि इंटरमिटेंट जहाँ पर भी लोड हो, इंटरमिटेंट लोड हो, वहाँ पर हम लगा देंगे डीसी कंपाउंड मोटर। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो जो पंचिंग मशीन वगैरह होती है, ठीक है, पंचिंग मशीन हो गया, हमारे एलिवेटर्स हो गए, ये सब जगह पे हमारा किसकी ज़रूरत पड़ती है, डीसी कंपाउंड मोटर का। ठीक है, पंचिंग मशीन हो गया, शेयर्स हो गया, एलिवेटर्स हो गया, जहाँ पर भी आपको लगता है कि इंटरमिटेंट लोड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ, इसे प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हमारे 17th क्वेश्चन पे। तो 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड करके अपना आंसर बताइए, कितना आ रहा है मैच करिए, करेक्टली आप लोग सॉल्व किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं रीड कर देती हूँ हमारा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में देखिए सिंपल है, डीसी मोटर इज प्रिफर्ड ओवर एन एसी मोटर ड्यू टू। तो बच्चा डीसी मोटर को एसी मोटर के कंपेयर में क्यों हम प्रेफर करना चाहते हैं, तो आपका ऑप्शन है
हाई स्पीड ऑपरेशन ऑप्शन बी, लो स्पीड ऑपरेशन ऑप्शन सी, फिक्स्ड स्पीड ऑपरेशन ऑप्शन डी, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन। तो देखिए एक डीसी मोटर को अभी मैंने देखा था कि स्पीड कंट्रोल मेथड आप लोगों को बताया था, यानी कि उसका स्पीड कंट्रोल करना आसान होता है और बहुत सारा स्पीड हम अचीव कर सकते हैं। बिलो बेस स्पीड भी हम कर सकते हैं और अबव बेस स्पीड भी कर सकते हैं, यानी कि एक वास्ट और वाइड कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग स्पीड का इन केस ऑफ डीसी मोटर। जबकि हम एसी मोटर वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा स्पीड कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर मैं एसी मशीन बोलूँ, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर, तो वो तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही वर्क करता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो वहाँ पर इतना आसान नहीं होता है। जब आप इंडक्शन मोटर का भी स्पीड कंट्रोल देखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए डीसी मोटर की हमारा क्या होता है, प्रिफर्ड किया जाता है ओवर एन एसी मोटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा 18th क्वेश्चन। देखिए 18th क्वेश्चन बोल रहा है द मोटर यूज्ड फॉर पंचिंग मशीन इज सब्जेक्टेड टू। तो ऑप्शन ए बोल रहा है नो लोड, ऑप्शन बी बोल रहा है कंटिन्यूअस पार्ट लोड, ऑप्शन सी बोल रहा है कंटिन्यूअस फुल लोड, ऑप्शन डी बोल रहा है इंटरमिटेंट लोडिंग। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पर हमें इंटरमिटेंट लोडिंग की जरूरत पड़ती है। इंटरमीडिएट लोडिंग की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे पंचिंग मशीन हो गया, एलिवेटर्स हो गए, अपने शेयर्स हो गए, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट लोडिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चा कि पंचिंग मशीन लोड के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो इंटरमीडिएट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। फिर आता है 19th नंबर का क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में आपके बोर्ड में दिख रहा होगा। इफ द कंडीशन ऑफ डीसी मोटर आर एस्टैब्लिश्ड देन एफिशिएंसी ऑफ मोटर विल बी। ऑप्शन ए लेस देन 50%, ऑप्शन बी 60 to 70%, ऑप्शन सी 80 to 90% और ऑप्शन डी 100%। तो बच्चा देखिए 100% एफिशिएंसी तो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी मशीन हो, क्योंकि हम लोगों का लॉसेस बहुत सारे हो जाते हैं। उसमें कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं। तो 100% तो बिल्कुल रॉन्ग है इसके लिए। फिर आता है हमारा आंसर लेस देन 50%। तो अगर हम डीसी मोटर की बात करें, सब कंडीशन मेंटेन करके रखें, तो भी हमारा एफिशिएंसी 50% के नीचे होता है, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप लोगों को बोलेगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, आप ये बताइए कि मैक्सिमम पावर पे एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी होती है 50%। ठीक है, फिर आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। फिर से ये मैच द फॉलोइंग है, आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक तरफ आप लोगों को टाइप ऑफ डीसी मशीन और दूसरी तरफ आप लोगों को इसका एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन ए, आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट दे रहा है सीरीज जनरेटर, ए में है सीरीज जनरेटर। तो आपको बच्चा ये पता होना चाहिए कि सीरीज जनरेटर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं बूस्टर के लिए। तो जो हम लोगों को बूस्ट करना होता है, वोल्टेज को कंपेंसेट करने के लिए बूस्ट अप करना होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो सीरीज जनरेटर। तो ए के लिए आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, शंट जनरेटर बी में दिया हुआ है। तो शंट जनरेटर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह ये काम करता है। तो बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए आंसर आ जाएगा आपका बी के लिए 4 हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड हम सप्लाई ऑफ डिस्टेंट लोड के लिए करते हैं बच्चा, तो सी के लिए 2 हो जाएगा आपका। एंड लास्ट डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर यूज़ किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा हम जनरेटर यूज़ करते हैं। तो यूज़ करते हैं हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। तो मैच कर लेते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा है वो करेक्ट है। तो ये हुआ हमारा आज का 20 क्वेश्चन बच्चा। तो ऐसे ही हम लोग सेट बना करके चल रहे हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के 60 क्वेश्चन से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत सारे डेटा आप लोगों को दे रही हूँ। तो आंसर और उसको ऑप्शन सिर्फ मारते जाना ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है। आप उसके से जुड़े और क्या क्या फैक्ट जानते हैं, अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों का डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। और इस एग्जाम को आप लोगों को पूरे दिल और पूरे शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाई करके क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये क्लास को आज समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं हमारे और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून।